बच्चों, मैं विशाल गुप्ता आज आप सबके समक्ष आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श की झेन की देन नामक पाठ को लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवा ढाचे सूर, समिधा, सामली, ओथाम्बे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। ये जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं ये वास्तव में पतझर में टूटी पत्तियों के नाम से था, जिसके 2 भाग थे। एक था गिन्नी का सोना और दूसरा है पतझर झेन की देन, जिसमें बोर्ड ने इस बार जो है एक भाग इसका वो कैंसिल कर दिया है, गिन्नी का सोना, दूसरा जो है झेन की देन। जो आपको इस बार पढ़ना है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इस झेन की देन पाठ में, झेन की देन टॉपिक में लेखक ने जो है वर्तमान में जो मनुष्य की स्थिति है उस पर विचार अपने व्यक्त किए हैं कि मनुष्य जो है, और उसके लिए उन्होंने विशेषतः जापान की घटना का वर्णन किया है। आज जीवन में मनुष्य जो है जिन सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, जिन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उसने परिश्रम करना शुरू किया था, आज स्थिति ये हो गई है कि उन सुख सुविधाओं को पाने के बाद मनुष्य के जीवन में उसी चीज को पाने के लिए, उसके सुख सुविधा का लाभ उठाने के लिए समय नहीं है। वो स्वयं एक मशीन बनकर रह गया है और वो जीवन की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी, अपने दिमाग को, अपने शरीर को आराम देने के लिए भी 2 मिनट का समय नहीं है। और इससे क्या हो रहा है? इससे उसको तरह तरह के तनाव, तरह तरह के मानसिक रोग हो रहे हैं, मानसिक बीमारियां हो रही हैं। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है जापान, जो कि सारे देशों में सबसे अग्रणी है, हर बात में विकसित देश है एक, उसका वर्णन किया है। क्योंकि लेखक ने ये तो कई वर्षों पहले लिखा है। भारत की स्थिति आज भी अभी उतनी खराब नहीं हुई है अगर हम देखें, लेकिन जापान जहां 24 घंटे लोग वर्किंग में रहते हैं, 24 आवर्स लोग वर्किंग में रहते हैं, वहां उनके पास ठहराव के लिए, रुकने के लिए कोई समय नहीं है। ऐसे देश का वर्णन उसने किया है कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या हुई। वो जो अपने देश की तरक्की के लिए भागे, अपने जीवन की तरक्की के लिए, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भागे, तो वहाँ अब क्या स्थिति हुई है, वो स्थिति हमारी न हो, हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता अभी है। तो वहाँ ये वर्णन करते हैं कि जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है, मानसिक। उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, यानी मानसिक रोगी हैं। इसकी क्या वजह है? तो कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेजी रहती है, उसी स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। तो शाम को वह मुझे टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की एक विधि है, स्पेशल रूप से चाय पी जाती है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं।
वो एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर एक दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई जो है वो समी जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी में धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था, चाय बनाने वाला। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोझो का मतलब आइए तशरीफ लाइए कहकर उसने स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल यानी पास के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से, हर भाव से ये लग रहा था कि मानो जयजयवंती के सुर गूंज रहे हो। जयजयवंती जो है संगीत का एक राग है जो मन को सुकून तसल्ली देने के लिए गाया जाता है। तो वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। चायदानी में जो पानी खौल रहा था, उबल रहा था, उसकी उबाल भी सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। अब वही 2 घूंट चाय जो है उसको पीने में कितना समय लगाया गया? 1.5 घंटा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अब यहाँ तक स्पेशल बात क्या है, वहाँ चाय पीने का जो क्रम था, ये जो तरीका था, तो वहाँ लोग चाय पीने जाते हैं क्या? क्या वो 2 घूंट चाय 1.5 घंटे में पीने का औचित्य क्या है? उस चाय में ऐसी क्या विशेषता होती है कि उसको 2 घंटे पीना होता है? वहाँ का मुख्य बात जो है वो चाय पीना नहीं है। वहाँ की मुख्य बात है कि उनको समय व्यतीत करना है। कैसा वाला? शांति वाला। अपने दिमाग को सुकून देना है, शांत करना है। और चाय पीना जो है वो एक बहाना है, क्योंकि खाली रहकर भी आदमी अगर चाहे कि वो सुकून अपने दिमाग को दे दे, वो नहीं दे सकता। वो अगर खाली बैठेगा तो कुछ ना कुछ सोचेगा, कोई ना कोई विचार करेगा, कुछ जीवन के बारे में, कुछ आगे पीछे की कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। वो स्थिर नहीं रह सकता, बिना कुछ सोचे नहीं रह सकता। बिना कुछ करे तो रह सकता है, लेकिन बिना विचार किए नहीं रह सकता। तो चूंकि वो उलझा रहेगा, एक काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है? चाय पीने का, जिसमें उसमें के दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे में वो अपने दिमाग को सुकून दे सकता है। और वहाँ ना कोई ऐसा स्थान है जहाँ शांति मिले। तो ऐसे लिए ऐसा वाला कमरा जो बेढब है, जिसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं जिसके बारे में वो विचार करे, ऐसी जगह है जहाँ लोग ही नहीं है जिनसे वो जो बातें करनी है। लोग भी नहीं मिलेंगे, कम से कम 2 या 3 लोग होंगे। तो बस वो सुकून से वो समय बिताना है और अपने दिमाग को रेस्ट यानी आराम देना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लेखक जो कह रहा है वो ये है कि अक्सर हम, जब वो लेखक जो है सुकून में आ जाता है, उसका दिमाग सोचने पर हल्का हो जाता है, उसका दिमाग जो है ऐसा लगता है सन्नाटे चला गया है, तब वो विचार करता है कि अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, एक चला गया है और दूसरा आया नहीं। और हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। झेन परंपरा की ये बड़ी देन मिली है जापानियों को। ये परंपरा झेन की देन, झेन की परंपरा क्या, चाय पीना जो उन्होंने एक परंपरा बना दी है उस तरह की, वो बड़ी देन है। उन लेखक कहता है कि जिसमें उन्हें इतना सुकून का पल जो है वो मिलता है कभी अपने दिमाग को सुकून देने के लिए। तो यहाँ जो उसने बड़ी बात कही कि वर्तमान और भूत और भविष्य जो है वो मिथ्या है, लेकिन मनुष्य की विशेषता क्या है? वो वर्तमान में जीता ही नहीं, वो जीना ही नहीं चाहता।
मनुष्य की हमारी आपकी विशेषता क्या है? या तो जो हमारे जीवन में पीछे हो गया अच्छा हुआ है तो उसका गर्व करते रहते हैं, उसको बताते रहेंगे हमारे जीवन में ये अच्छा हुआ, हमने ये अच्छा किया, हमारे दादा परदादा ने किया, हमने ये किया। अरे जो किया, जो हो गया वो बीत गया ना, उसका अब क्या लेना देना। लेकिन नहीं, या तो हम उसके लिए गर्व करते रहते हैं, या कुछ गलत हो गया है तो उसके लिए हम पश्चाताप करते रहते हैं। अरे ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, वो कैसे हुआ, वो तो इतना गलत हो गया। अरे जो भी हो गया, चाहे वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो तो हो गया। अब उसमें आप न सुधार कर सकते हैं, न कुछ संभावना है कुछ भी उसके बारे में करने की। सही और गलत करने की कोई संभावना नहीं है। जो बीत गया वो तो बीत गया। और कभी कभी हम क्या करते हैं, हमेशा ये विचार करते हैं, हमेशा इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि हे भगवान, भविष्य में क्या होगा, आगे आने वाला समय कैसे होगा, कैसे हम जीवन चलाएंगे, कैसे हम क्या करेंगे, हमें कल क्या करना है। अरे जब वो आएगा, अभी वर्तमान में पल भर का पता नहीं मनुष्य के जीवन का क्या हो जाए। और हम जो भविष्य हमारे हाथों में ही नहीं है, हम उसके लिए क्या करते हैं, परेशान होते हैं, उसके लिए हम चिंता करते हैं। जबकि हमारे हाथ में क्या है, वर्तमान। आज हमें क्या करना है, हम आज कैसा जीवन जिए, हम आज अपने जीवन में क्या करें। जब हम आज पर ध्यान देंगे, वर्तमान पर ध्यान देंगे, आज हमने अच्छा किया है तो हमारा भविष्य अच्छा ही होगा। आज हमने कोई गलती की, कोई काम ढंग से नहीं किया, किसी काम में कोई कमी रह गई, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव भविष्य पर पड़ेगा। तो हमें जीना किस में चाहिए, वर्तमान में, आज में। हमें सोचना ये है कि आज हमारा दिन कैसा होगा, आज के दिन हमने क्या अच्छा किया, आज के दिन हमें क्या करना है, आज हम क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा कल अच्छा हो और हमारा जो बीता हुआ कल है वो भी अच्छा हो, अच्छे रूप से जाना जाए। तो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का वर्तमान। हमें उस वर्तमान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो हमारा जीवन, भविष्य जो है, भूत जो है, वो दोनों ही अपने आप सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। दैट्स ऑल। यही इस चैप्टर में था जिसको समझाने का प्रयास लेखक ने किया है, और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस पार्ट की जो सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है वो करने हैं। जैसे ये है कि लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है, क्योंकि वो इतना तेज़ दौड़ रहे हैं, दिन रात उनके लिए कुछ भी नहीं है। जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं, चानुयू कहते हैं। जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की विशेषता क्या है, कि बड़ा पुराना सा बेढब सा ऐसा जगह होती है जहाँ कुछ भी दर्शनीय है, देखने लायक नहीं होता। ऐसा जाजी ने कौन सी क्रियाएं अगर मैं वो ढंग से की, चाय बनाने की सब विधि वो जो बताई गई है वो लिखना है। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, क्यों, 2 से 3 ज़्यादा लोगों को। और विशेष रीज़न ये होता था, कारण ये होता था कि वो वहाँ पर उन्हें सुकून, शांति प्रदान करनी है। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किए, उसको लगा कि वो बिल्कुल एकांत में चला गया है, उसका दिमाग बिल्कुल सन्नाटे में चला गया, सुकून मिला उसको इतना, है ना। और दूसरा, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। ये सब मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया है, इसी के आधार पर आपको लिखना है। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा।